हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम सुरजीत है और इस वीडियो में हम लोग जो 25 जुलाई को आईआईटी जेईई मेंस की शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 हुई थी, वहाँ उधर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। वहाँ क्वेश्चंस आए थे भाई। देखिए, क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा आसान थे। अप्रॉक्सीमेटली भाई अप्रोचेबल क्वेश्चंस 20 प्लस क्वेश्चंस अप्रोचेबल थे आउट ऑफ 30। आउट ऑफ मतलब ईजिली सॉल्व हो सकते थे। जिस बंदे ने एनसीईआरटी करी हो तो वो बंदा ईजिली सॉल्व कर सकता था। बट अभी तक जो हमने चीज़ें करी हुई हैं, वहाँ से अभी तक हमने 2 मंथ तक मेहनत करी हुई है पढ़ाई की, ठीक है ना। तो वहाँ से मेरे को लगा कि जो मैंने कंसेप्ट आपको सिखाए हैं उधर से 8 प्लस क्वेश्चन आपके सॉल्व हो सकते थे। तो उन्हीं क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूँगा। बाकी में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान आए थे बाकी भी, बट उनको मैं डिस्कस नहीं करूँगा बिकॉज उनके बारे में आपको अभी जानकारी नहीं है। जब मैं उनको पढ़ा दूंगा फिर लास्ट में उनको भी डिस्कस कर दूंगा, ओके। और एक और चीज़ मैं बोल देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि जो मैंने चीज़ें पढ़ाई हैं एज इट इज़ पूछ ली होंगी, ठीक है ना। एज इट इज़ नहीं पूछी हैं, बट जो मैंने आपको कंसेप्ट दिए थे, कंसेप्ट जो चीज़ होती है, जो मैं जैसे हमारा मोटिव ही है कंसेप्ट क्लैरिटी, जो मैंने कंसेप्ट दिए थे वहाँ से वो जो स्टूडेंट होगा वो इजली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता होगा। जिसने जो मैंने चीज़ें बोली थी, जो मेरी वीडियो सिंसियरली वॉच करता है, तो भाई उसको कभी भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी इन क्वेश्चंस में। मैं ये चीज़ बता देता हूँ, ओके। और एक और चीज़ बता देता हूँ कि एनटीए पेपर कंडक्ट करवाता है, ठीक है ना, आईआईटी जेईई मेंस का। तो उसने एक और दोबारा प्रूफ कर दिया कि जिस बंदे ने एनसीईआरटी पढ़ी हो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए हो, देखिए एनसीईआरटी पढ़ी हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए और बार बार उनको रिवाइज करा हो, बार बार मतलब बहुत बार रिवाइज करा हो, तो भाई उसको कभी भी कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी एग्जाम्स में, ओके। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को बोल देता हूँ, ओके। आपको वो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर 20 देखिए, अगर आपने पूरा सिलेबस कर लिया होता तो 20 प्लस क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर देते, 20 प्लस 20 इंटू 4 कितने हो गए 80। 20 इंटू 4 कितने होंगे 80 क्वेश्चन आपके। 18 मार्क्स आपका कट ऑफ जाता है 90 तक, ठीक है ना, 80 90। तो बस भाई ये देखिए ये कहानी है। तो इतनी चीज़ मैंने आप लोगों को बोलनी थी वो बोल दी। तो अभी हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पे जंप कर जाते हैं। देखिए अभी क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो आया हुआ है, ये देखिए ये वाला चीज़। अमंग द फॉलोइंग ऑक्साइड्स दिए हैं, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, ठीक है ना। और मैं इनके जो क्वेश्चन है इनके रिस्पेक्टिव वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आपको पता लग जाएगी हाँ भाई ये वीडियो अगर मैंने देखी होती और अच्छे से कंसेप्ट सीखे होते तो मेरा क्वेश्चन निकल जाता आसानी से, ओके। ये वाली चीज़। तो इधर देखिए एक क्रोमियम ट्राईऑक्साइड है जिसको मैंने बोला था क्रोमियम एनहाइड्राइड, ठीक है ना। एक V2O5 डाई वैनेडियम पेंटोक्साइड, ठीक है ना। एक फेरस ऑक्साइड, इसको तो कई बार वो मैंने बताया हुआ है। MnO2 जो मैंने पायरोलूसाइड और बताई थी, मैंगनीज डाइऑक्साइड, इसको आप वो भी बोल सकते हो, ठीक है ना। ये वाली चीज़ें हो गई। तो इनको ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बताना था, ठीक है ना। और देखिए जब भी मैं देखिए आपको क्वेश्चंस करवाता था, जब भी मैं आपको चीज़ें करवाता था जैसे KMnO4, मैं क्या करवाता था भाई, मैं आपको ब्रेक करवा देता था। इसको ऐसे ब्रेक करवाता ना, K2MnO4 नेगेटिव, ऐसे ब्रेक करवाता था और फिर उसके बाद इसके ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालता था। तो भाई देखिए उधर से आपका क्वेश्चन निकल जाता था। और CrO3 क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, ये मैं कब करवा रहा था, जब मैंने आपको डिफरेंट जैसे बताया था CrO2Cl2, ठीक है ना, KMnO4 सॉरी K2Cr2O7, इन सब के कलर्स वगैरह बता रहा था, CrO5, इन सभी के कलर्स मैं आपको बता रहा था। तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने उससे पहले बताया था। तो ये वाली चीज़ मैंने आपको बताई थी। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आता था भाई +6। तो इसका V2O5 ये भी मैंने चीज़ बताई है, डाई वैनेडियम पेंटोक्साइड, ये क्या है भाई, कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट जब मैं आपको वो करवा रहा था और आपको कॉन्टैक्ट प्रोसेस करवा रहा था तो उधर मैंने आपको ये चीज़ डाली थी, कैटलिस्ट V2O5 डाई वैनेडियम पेंटोक्साइड। इधर ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाता है इसका कितना +5, ठीक है ना। इसका तो कई बार बताया, इसका आ जाएगा +3 और इसका कितना आ जाएगा भाई MnO2, इसका आ जाएगा +4। ये वाली चीज़ मैंने आपको बताई है। पायरोलूसाइड और मैं रिस्पेक्टिव वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने, तो उधर से आप देख सकते हो कि ये चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। जैसे ये वाला चीज़ मैंगनीज के ऊपर कितना होता है +4, ऑक्सीजन के ऊपर कितना हो जाएगा -2। तो ये वाला ऐसे करवाता था मैं। आप बोलते हो भाई ये ऐसे बेवकूफ़ बनाते हैं, बार बार ऐसे आयंस को ब्रेक कर देते हैं। जैसे कोई भी कंपाउंड होता है उसको ब्रेक कर देते हैं और उसके आयंस बताते हैं। भाई देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट से क्वेश्चन आया, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपको पता नहीं होती तो ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाते। तो मैं आपको आयंस को ब्रेक करके, जैसे कोई भी कंपाउंड होता था उसको ब्रेक करके बताता था। मेरे को पता था बिकॉज इधर से ऑक्सीडेशन स्टेट से बहुत बड़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये वाला आसानी से आप लोग कर सकते हो, ठीक है ना। तो इधर क्या हो जाएगा, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड सबसे ज़्यादा किसकी होगी भाई, इसकी 1 की सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी, 1 की, 1 देन 2, ठीक है ना, 1 2 देन किसकी 4 और उसके बाद सबसे कम किसकी, ये वाला 4th इज़ द राइट आंसर, ओके। ये वाला 4th इज़ द राइट आंसर। तो ये वाली चीज़ हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। देन देखिए ये वाली चीज़, ये वाला क्वेश्चन अप्रोच कैसे होता है भाई। देखिए इस चीज़ को इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लिए। ये देखिए इधर क्या चीज़ है, इधर देखिए ये बहुत बढ़िया सवाल मैं इसको मानता हूँ। पता क्यों, बिकॉज इधर 2-3 कंसेप्ट यूज़ हो रहे हैं। एक तो वही जो मैंने आपको ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ बता रहा था, है ना, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ बता रहा था ना, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ बताई थी। एक मैंने बताई थी आपको K2Cr2O7, है ना,
K2Cr2O7, इसका आयन कौन सा है भाई, Cr2O7 है ना, कौन सा, -2, ये वाला आयन है ना इसका K2Cr2O7 का। मैंने बोला था पोटेशियम इतना रोल प्ले नहीं करता है, ये इसको बस स्टेबल करवाने के लिए, इस आयन को स्टेबल करवाने के लिए आगे लगा होता है, ठीक है ना, ये वाला कैटायन। तो भाई ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन है। बट इधर देखिए इन्होंने एक और कंसेप्ट पूछ लिया हुआ है, मोल कंसेप्ट, जो कि आपने 11वीं में पढ़ा हुआ है, 11वीं में पढ़ा हुआ है। देखिए N1V1, देखिए N1V1 इज इक्वल टू N2V2, ये भैया मोल कंसेप्ट का सवाल है। इधर N क्या होती है, नॉर्मेलिटी होती है, V क्या होती है, वॉल्यूम होती है। N नॉर्मेलिटी होती है, V क्या होती है, वॉल्यूम होती है। नॉर्मेलिटी किसके बराबर होती है, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। ये वाली चीज़ आपने अभी भी पढ़नी है, एक सॉल्यूशन चैप्टर है आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, उधर ही आपने ये चीज़ पढ़नी है। इधर देखिए 2-3 कंसेप्ट यूज़ हो रहे हैं, एक ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी वाला। तो देखिए अगर आपको सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का अगर ज्ञान हो तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, आपको मोल कंसेप्ट का भी पता होना चाहिए था। N1V1 मोल कंसेप्ट आपने अभी नहीं पढ़ा हुआ है, मैंने नहीं पढ़ा है अभी तक ये, ठीक है ना, ये भी हम पढ़ लेंगे, जब पढ़ लेंगे तो आपको सब कुछ आसानी से ये क्वेश्चन भी हो जाएगा आपका, ठीक है ना। देखिए इधर क्या हुआ है, ये वाली चीज़ जो मैंने करी हुई है वो मैं आपको बताता हूँ। फाइंड द कंसंट्रेशन, इसकी कंसंट्रेशन पता करनी है, Fe+2 की आयन रिक्वायर्ड टू रिड्यूस किसको कर रहा है, K2Cr2O7 को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, ठीक है ना। K2Cr2O7 को रिड्यूस क्या कर रहा है भाई, ये वाली चीज़ है ना, Fe+2। तो भाई बन क्या जाएगा, आपको पता है ये वाला क्या है भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, खुद की क्या करता है, रिडक्शन, दूसरों की क्या करता है, ऑक्सीडेशन। इसकी Fe+2 की ऑक्सीडेशन कर लेगा किसमें, Fe+3 में, है ना। खुद की क्या करेगा भाई, खुद की ये कर देगा भाई रिडक्शन कैसे, इधर ऑक्सीजन स्टेट होगा, इधर क्रोमियम का +6 होगा, तो इधर कितना हो जाएगा क्रोमियम का, इधर कितना हो जाएगा Cr+3, है ना। तो इधर देखिए डिक्रीज हो रहा है ना, तो ये इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन। तो आपको कितना आयरन, कंसंट्रेशन आयरन की फाइंड आउट करनी है, फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ आयरन रिक्वायर्ड टू रिड्यूस। ये देखिए इसकी कंसंट्रेशन दी हुई है 0.1 मोलर K2Cr2O7, ये वाली चीज़। बट ये मैं क्वेश्चन से अभी इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, देखिए ये वाली रिएक्शन थी, ये वाली रिएक्शन आपने करी हुई है, ये वाली थी ना। देखिए आयरन+2 फेरस सल्फेट को किसमें, फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट कर दिया था किसने, K2Cr2O7 में, इसलिए मैं ये रिएक्शन डिस्कस कर रहा हूँ। बट जो मोल कंसेप्ट वाला कंसेप्ट है वो आपने अभी तक नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, दैट्स वाई ये वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं होगा। बट क्या एक चीज़ आपकी दो कंसेप्ट थे ना, एक तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी वाला, एक दूसरा वाला कौन सा, मोल कंसेप्ट वाला। तो मोल कंसेप्ट वाला आपने अभी नहीं पढ़ा हो तो ये क्वेश्चन आपसे अप्रोच नहीं होगा, ओके, आधा मतलब सॉल्व होगा, ठीक है ना। इधर N1V1 और N2V2 वाला फॉर्मूला लगाते हैं इधर, तो इधर एक एन फैक्टर होता है, ठीक है ना, उधर एन फैक्टर की वैल्यू कितनी 6 आ जाती, इधर कितनी 1 आ जाती। तो मोलारिटी इसकी फाइंड आउट करनी थी, तो आसानी से मतलब निकल जाता है ये क्वेश्चन, ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसमें, कुछ भी आप पढ़ते तो आपको पता लग जाता, ठीक है ना। देखिए दोबारा से वही ऑक्सीडेशन स्टेट वाला क्वेश्चन कितना आसान है। देखिए कि Cr2O7 डाइक्रोमेट आयन, ठीक है, डाइक्रोमेट ऑक्सीजन स्टेट कितना होता है, +6 से कहाँ की तरफ जा रहा है, +3, है ना, +6 से +3 की तरफ जा रहा है ना। कितना चेंज हुआ भाई, +3 का चेंज हुआ, है ना। ये वाला इधर MnO4 इधर कितना होता है, +7, मैंगनीज के ऊपर कितना होता है, +7, इधर कितना, +7 से +2 मतलब +5 का चेंज आ रहा है, ठीक है ना। C2O4 इधर कितना आ जाता है, इसका मैं निकालता हूँ, कार्बन का मान लीजिए x, 2x प्लस ऑक्सीजन का मान लीजिए भाई कितना, -2 होता है ना, माइनस ऑक्सीजन के ऊपर, तो 4 हैं तो कितना हो जाएगा, -8, है ना, -8 हो गया इज इक्वल टू -2, है ना। तो इधर कितना हो गया 2x इज इक्वल टू, इधर कितना हो गया -2 + 8, तो कितना हो जाएगा +6, और 2x की वैल्यू आ गई +6 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। x इधर कितना आ जाएगा +3 से कहाँ की तरफ जा रहा है भाई, +4 की तरफ, है ना। चेंज कितना आ रहा है +1 में, ठीक है ना। CrO4 ये क्रोमेट आयन है, इधर भी +6 होता है, ठीक है ना, +6 होता है, +6 से +3 इधर 3 में चेंज आ रहा है। तो भाई देखिए +5 का चेंज किस में आ रहा है, +5 का चेंज आ रहा है +7 से कहाँ की तरफ जा रहा है, +2 की तरफ जा रहा है, +7 से +2 की, ये इधर +7 होता है मैंगनीज के ऊपर, इधर +2 होता है, तो चेंज कितना का आ रहा है, +5 का आ रहा है। तो दैट्स वाई ये वाला क्वेश्चन भी क्या है, बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है ना। +7 से +5 की तरफ जा रहा है, सॉरी +7 से +2 की तरफ जा रहा है, तो चेंज कितना आ रहा है, +5 का चेंज आ रहा है। तो ये वाला चीज़ क्वेश्चन भी आपका आसानी से अप्रोच हो जाता है। ये वाली मैंने सारी चीज़ें करवाई हुई है, रिस्पेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ओके। ये वाली चीज़ देन देखिए ये वाली चीज़, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इधर क्या चीज़ है भाई, देखिए जो आपने चीज़ें पढ़ी थी, देखिए इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर 1 पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट, कितना, 1 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, एंड मैक्सिमम कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना, मैक्सिमम कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, 1 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। पाई बॉन्ड क्या होता है, जैसे ऑक्सीजन है ना, पहला बॉन्ड क्या होता है सिग्मा, दूसरा क्या होता है पाई होता है, पहला सिग्मा दूसरा पाई होता है ना। और मैक्सिमम कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स ज़्यादा कोई कुछ नहीं होते, वो होते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को आप लोग क्या बोलते हो,
कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बोलते हो। ये मेरे को चीज़ याद आ रही है, मैंने बताया पता नहीं कौन सी वीडियो थी, मेरे को याद नहीं है, बट ये मैंने चीज़ आपको बताई थी कि रेजोनेंस क्या होता है, ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड। जैसे ऑल्टरनेट पोजीशन में, जैसे ये कार्बन है ना, पहले सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, पहले सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, ऐसे ऐसे होता है, ठीक है ना, सिंगल डबल डबल सिंगल, है ना, ऑल्टरनेट पोजीशन पे सिंगल डबल बॉन्ड होता है, तो उसको आप लोग बोलते हो रेजोनेंस, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़, सभी के स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए। जैसे ऑक्सीजन का आपको पता है O2, एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड तो एक ही प्रेजेंट है, बट इसमें ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड प्रेजेंट थोड़ी ना है। मैक्सिमम कैनोनिकल स्ट्रक्चर, मतलब मैक्सिमम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स किसमें पॉसिबल है, तो इसमें तो ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड तो है ही नहीं, तो इसमें ये O2 तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। देन देखिए SO2 डालिए, ये वाली चीज़ मैंने आपको बताई थी, SO2 ऐसे डालते हो ना, इसके ऊपर लोन पेयर होते हैं, तो ये वाली चीज़ देखिए, इधर भी डबल बॉन्ड है सिर्फ, तो भाई इधर ऑल्टरनेट सिंगल पोजीशन पे, ऑल्टरनेट पोजीशन पे इधर देखिए, इधर भी डबल है, इधर भी डबल है, इधर सिंगल हो तो इधर डबल हो, तो तब रेजोनेंस हो सकती थी, बट इधर रेजोनेंस नहीं हो सकती है, तो ये वाला भी रॉन्ग हो गया, ठीक है ना। इधर और पाई बॉन्ड कितने हैं, इधर पाई बॉन्ड कितने हैं, फर्स्ट सिग्मा, दूसरा क्या होता है पाई, दो पाई बॉन्ड है इधर, ठीक है ना, तो ये वाला उस तरीके से भी गलत है। और एक SO3 हो गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये वाली चीज़ भी आपने पढ़ी थी। सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड और 3 ही पाई बॉन्ड, 3 ही सिग्मा बॉन्ड और 3 ही पाई बॉन्ड, ठीक है ना। तो 3 ही सिग्मा बॉन्ड और 3 ही पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड 3 हो गए, तो भाई पहले ही ऊपर वाला क्वेश्चन ही गलत हो गया, ठीक है ना। ये वाली चीज़ कार्बोनेट जैसे मैंने ऑक्सो एसिड्स पढ़ाए थे ना, तो फिर मैंने बताया था उनसे आइंस निकलते हैं, जैसे आपको फॉस्फोरस एसिड था, फॉस्फोरिक एसिड था, उधर से फॉस्फाइटाइन, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी, फॉस्फेटाइन, ये वाला कैसी चीज़, सल्फ्यूरिक एसिड था, उधर से सल्फाइटाइन, वो कैसे निकले थे। वैसे ही भाई एक होता है H2CO3, ये कार्बन का ऑक्सो एसिड होता है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, देखिए मैंने ऑक्सो एसिड के बेसिक स्ट्रक्चर बताया था, COOH है ना, ये वाली चीज़ बताई थी ना मैंने ऑक्सो एसिड का, मतलब इधर कार्बन है ना, बट ये वाला कार्बन वाला मैंने डिस्कस नहीं करा था, बिकॉज ये वाला ग्रुप 14 का एलिमेंट है, ग्रुप 15 का थोड़ी ना, ग्रुप 15 के हमने फॉस्फोरस पर देखा था, ग्रुप 16 का हमने सल्फर के ऑक्सो एसिड्स देखे थे, तो इधर ये वाली चीज़ हो गई, ये किसका कार्बन का है, ठीक है ना, ये वाली चीज़, तो इधर क्या हो जाएगा H2CO3 CO2H, है ना, इधर क्या हो जाएगा, ऐसे लिख सकता हूँ H2CO3, इस चीज़ का नाम क्या है भाई, कार्बोनिक एसिड, इस चीज़ का नाम क्या है भाई, कार्बोनिक एसिड है ना, तो इधर से कार्बोनेट आयन आराम से निकल सकता है, वो कैसे निकलेगा भाई, ये वाला आपने चीज़ डाल दी ना, इधर से डालता हूँ मैं, ये देखिए COOH और इधर ये वाला H, -2H को क्या निकाल दीजिए, बाहर निकाल दीजिए, ये वाले H को और ये वाले H को क्या कर दीजिए, बाहर निकाल दीजिए, तो आपका आयन कौन सा बन जाएगा, CO, ये वाला आयन CO, और इधर क्या नेगेटिव आयन, उधर भी क्या नेगेटिव। देखिए ऑल्टरनेट पोजीशन पे देखिए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये कैसे हो सकता है, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसके बन सकते हैं, कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। कैसे बनेंगे, देखिए ये इधर आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, है ना, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर नेगेटिव चार्ज, इधर डबल बॉन्ड, फिर क्या आ जाएगा, ये नीचे आएगा, फिर ये ऊपर चलेगा, तो ऐसे 3-4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसके बन सकते हैं। ऐसे ही वाली चीज़ CO नेगेटिव, CO नेगेटिव, है ना, ये वाली चीज़, तो ये CO, तो इधर डबल बॉन्ड, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो एक ये वाला बन सकता है, ठीक है ना, एक और बन सकता है CO नेगेटिव, और इधर क्या, ये सॉरी मैंने गलत डाल दिया यार, रियली सॉरी, ठीक है ना, ऐसे कैसे बन सकता है CO नेगेटिव और O नेगेटिव, ये इधर आएगा, तो ये ऊपर चलेगा, तो कौन सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा CO नेगेटिव, तो इधर क्या डबल बॉन्ड O और इधर क्या O नेगेटिव, है ना, तो इधर क्या हो जाएगा, अब भी क्या होगा, ये वाला O नेगेटिव बन गया ना, इधर देखिए एक डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, डबल सिंगल बॉन्ड है ना, ये वाली चीज़, एक ये वाला, एक ये वाला, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है भाई, देखिए ये वाला बॉन्ड इधर आ सकता है और ये वाला बॉन्ड इधर मूव कर सकता है, तो क्या हो जाएगा CO नेगेटिव, इधर भी क्या C डबल बॉन्ड O, तो इधर O नेगेटिव, है ना, ये वाले 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बन गए, 1 2 3, तो ये वाला एग्जांपल आपका करेक्ट आंसर कौन सा है, ये वाला COT कार्बोनेट आयन, ये वाला, ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स डाले हुए हैं, ये वाला क्वेश्चन। देन देखिए ये वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी,
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मैंने बोला था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे पिछली बार आपने पिछली जो शिफ्ट हुई थी 20 और 22 वाली, उधर शेप्स के बारे में पूछा गया था, ठीक है ना, शेप्स के बारे में पूछा गया था। तो भाई अभी हमेशा शेप्स के बारे में थोड़ी ना पूछेंगे, वो बोलेंगे भाई देखिए वो फिर तो सारे बंदे शेप्स वाले सवाल करके चले जाएंगे, उनको पता है कि भाई शेप्स पे सवाल तो आना ही है, तो ऐसा थोड़ी ना करते हैं। तो बाकियों को ज़्यादा बेनिफिट ना मिल जाए तो वो क्या करते हैं, थोड़ा अलग किस्म के क्वेश्चन डाल देते हैं। तो इन्होंने वो क्या कर दिया, उसमें वेस्पर थ्योरी से क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है ना, शेप्स वगैरह से। अभी ये होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इधर से बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। ये वाली चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी। जैसे S2 बताया था ना, S2 जब मैं आपको क्या बता रहा था, एलोट्रॉप्स ऑफ द सल्फर, एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर बता रहा था मैंने, मोनोक्लिनिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर, वो सारी की सारी चीज़ें बता रहा था। तो मैंने बताया था लास्ट में S2 में मैंने क्या बताया था, इट इज़ पैरामैग्नेटिक। और मैंने बताया था कि इधर आपने 11th क्लास में एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, उसको पढ़ना और मेरे को बताना O2 क्या है, पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है। उधर से आपको पता लगता O2 क्या है, पैरामैग्नेटिक है, और उसका बॉन्ड ऑर्डर उधर से आपको पता लग जाता कि बॉन्ड ऑर्डर कितना था, उधर 2 था। O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है भाई, 2 है। O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 है। तो इधर ये वाली बहुत ही अच्छी ट्रिक होती है, अगर क्या हो जाए, O2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, O2 में इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। तो N2 में कितने होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। O2 से अगर क्या हो जाए भाई, एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 15। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 2.5। बॉन्ड ऑर्डर तो इसका होता है 2, बॉन्ड ऑर्डर होता है मतलब इसके बीच में कितने बॉन्ड है, ये वाले 2 बॉन्ड है, ठीक है ना। बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2 है। अगर एक और इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए तो भाई क्या हो जाएगा, +2। तो इधर कितना 14, तो इधर कितना हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 3, बिकॉज 14 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 14 इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 3। अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए तो इधर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जैसे 1.5 और 1, ऐसे ये वाला सवाल था। ये वाला सवाल भी आसानी से हो जाता है अगर जो मैंने आपको चीज़ें बोली थी उधर कि हाँ भाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को पढ़ लो, और जिस बंदे ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को पढ़ लिया होगा तो उसके क्वेश्चन ये आसानी से हो सकते थे। ओके, ये वाली चीज़। देन देखिए ये वाला सवाल है, ये वाला सवाल देखिए, इन सवालों के लिए आपको ना एक मैंने रेडियस बताया था, मैंने आपको क्या बताया था, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस बताया था ना, बहुत सारी किस्म के होते हैं, मेटालिक रेडियस हो सकता है, आयोनिक रेडियस हो सकता है, ठीक है ना, मेटालिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, वैन डर वाल्स रेडियस, बहुत किस्म के रेडियस हो सकते हैं, ठीक है ना। कोवलेंट रेडियस, तो मतलब एटॉमिक रेडियस, मेटालिक रेडियस, कोवलेंट रेडियस, वैन डर वाल्स रेडियस, ठीक है ना, बहुत सारे किस्म के रेडियस हो सकते हैं। तो कोवलेंट रेडियस, जैसे ये क्या नॉन मेटल्स हैं, जैसे F क्या है, नॉन मेटल, इनके बीच में क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड, नाइट्रोजन, ये सारे के सारे क्या होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। तो ये वाला कोवलेंट रेडियस होता है। एक होता है भाई आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस में आपने चीज़ याद रखनी है कि भाई देखिए, आपको मैंने पहले एटॉमिक रेडियस का मैंने ऑर्डर क्या बताया था कि आप अक्रॉस द पीरियड जाओगे तो वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, डाउन द ग्रुप आने पे क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो इधर देखिए एक चीज़ पता क्या होती है, एक होता है आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस में आप हमेशा चीज़ याद रखिएगा भाई कि भाई एक जो कटाइन का साइज होता है ना, वो ऑलवेज लेस होता है। कटाइन का साइज हमेशा क्या होता है, कटाइन मीन्स जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा ना, उसका साइज हमेशा क्या होगा, कम होगा। और अनाइन का साइज क्या होता होगा, हमेशा ज़्यादा होता होगा। इसका रीज़न क्यों है, इसका रीज़न क्या भाई, देखिए अनाइन में क्या इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन है ना, ये वाला ऑक्सीजन है, तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2, एक इधर होगा 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दूं तो भाई देखिए इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ जाएगी ना, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ जाएगी तो साइज क्या हो जाएगा, थोड़ा वो रिपेल करेंगे तो साइज क्या हो जाएगा, थोड़ा बढ़ जाएगा, साइज क्या हो जाएगा, थोड़ा बढ़ जाएगा। ये वाली चीज़ अगर और इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए, जैसे O2 के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है, -2, O2 -2 के ऊपर कितने हैं भाई, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो साइज क्या होगा, थोड़ा बड़ा। अगर N2 के ऊपर कितने, सॉरी नाइट्रोजन के ऊपर कितने, -3 हो जाते हैं ना, N2 नहीं, इधर O के ऊपर -2 है, N के ऊपर -3 है, तो एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, तो साइज इसका क्या हो गया भाई, साइज इसका और बढ़ गया, बिकॉज इलेक्ट्रॉन बढ़ गया ना, रिपल्शन बढ़ जाएगी तो साइज क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ आ जाएगा, ठीक है ना, और बढ़ जाएगा। तो भाई कटाइन का साइज कम क्यों होता है, बिकॉज कटाइन में क्या इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन इधर से अगर लूज हो गया तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ पड़ा होगा, तो भाई उसका साइज क्या हो जाएगा, थोड़ा आयोनिक रेडियस क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना कम ही आयोनिक रेडियस होगा। ये वाली चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ देख लीजिए, इधर F नेगेटिव का कोवलेंट रेडियस दिया है, F नेगेटिव का कितना दिया हुआ है, 1.33 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। O-2 का कितना दिया है, 1.40, देखिए इससे बड़ा है ना, इससे बड़ा है। एंड फॉर नाइट्रोजन का कितना है, 0.74, इससे आप कुछ इसको आपने कुछ भी नहीं लेना है, ठीक है ना। आपको पूछा हुआ है कि फिर आयोनिक रेडियस के बारे में पूछा है,
आयोनिक रेडियस के बारे में ऑप्शंस को देखिए, इधर कोवलेंट रेडियस से आपको कोई लेना देना नहीं है भाई, ठीक है ना, कोवलेंट रेडियस से आपको कोई लेना देना नहीं है। इधर पूछा हुआ है आयोनिक रेडियस का ऑर्डर पूछा हुआ है, आयोनिक रेडियस ऑफ N3 और F नेगेटिव और O नेगेटिव, ये वाला पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो आपको मैंने अभी चीज़ बताई, जैसे N के ऊपर क्या है -3, ऑक्सीजन के ऊपर क्या है -2, फ्लोरीन के ऊपर क्या है माइनस है, तो भाई सबसे बड़ा साइज किसका होगा, सबसे बड़ा मैंने बोला था ना, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दिए, तो क्या हो गया N नेगेटिव -3 है ना, N के ऊपर क्या हो गया -3 हो गया, N के ऊपर अगर -3 हो गया तो भाई क्या हो जाएगा, इसका साइज़ क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और इसका उससे बड़ा, और सबसे कम किसका, इसका ये वाली चीज़। तो ये वाला ऑप्शन को देखिए, अभी आयोनिक रेडियस को देखिए, आयोनिक रेडियस ऑफ N-3 इज ग्रेटर देन बोथ F नेगेटिव और O एंड ग्रेटर देन N। नाइट्रोजन से भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। नाइट्रोजन से ग्रेटर क्यों होगा, बिकॉज नाइट्रोजन में सीधा कितने थे, 7 इलेक्ट्रॉन थे, बट जब इसने मैंने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, 3 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिए, तो भाई N क्या हो गया, N-3 हो गया। तो इलेक्ट्रॉन बाहर वाले शेल में पड़ रहे होंगे ना, तो भाई रिपल्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये वाली चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, इतनी सी चीज़ याद रखनी है कि भाई साइज ऑफ द, ये देखिए उन्होंने लिखा हुआ है, साइज ऑफ द अनाइन किसके ऊपर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज अगर ज़्यादा होगा तो भाई साइज आपका क्या होगा, बड़ा होगा। तो बस N के ऊपर साइज चार्ज क्या है, ज़्यादा है, तो आपका साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो भाई ये देखिए, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ होती हैं, ठीक है ना। अभी देखिए, सॉरी, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज नहीं, पहले देखिए किसका, अरे ऑर्डर पूछा हुआ है, इधर क्या हो गया, इधर भी आयोनिक रेडियस है, ठीक है ना, इधर भी आयोनिक रेडियस है। आयोनिक रेडियस का ऑर्डर पूछा हुआ है, फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। साइज वही, साइज और रेडियस एक ही बात है, ठीक है ना। साइज के ऑर्डर का बताना है, Na पॉजिटिव, जैसे ये क्या हो गया, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव और Mg+2 और क्या हो गया Al+3, है ना, ये वाली चीज़। इसमें देखिए इधर डाउन द ग्रुप आने पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, डाउन द ग्रुप आने पे साइज क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो पोटेशियम का तो ज़्यादा ही होगा, है ना, पोटेशियम का सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है ना, इसका तो कोई चक्कर ही नहीं है, ठीक है ना। पोटेशियम का जब आपको सबसे ज़्यादा पता लग गया, तो भाई पोटेशियम देखिए ऑप्शन एक ही ऑप्शन में भाई क्या हो गया, पोटेशियम सबसे ज़्यादा है ये वाले ऑप्शन में, ठीक है ना। बाकी ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है, ये वाले भी नहीं है, ठीक है ना। पोटेशियम तो भाई इधर से ही आपका आंसर निकल सकता है, इधर से ही आपका आंसर निकल सकता है, अगर आपको सिर्फ एक ही वो पता हो कि पोटेशियम का साइज़ क्या बड़ा है। बट उनका भी देखना है, हमने रीज़न देखना है कि भाई आपको और क्या दिया, सोडियम दिया हुआ है, Na पॉजिटिव दिया हुआ है, Mg+2 दिया हुआ है और Al+3 दिया हुआ है। तो अभी इधर मत वो चीज़ मत कर लेना, इधर इलेक्ट्रॉन कितने लूज हो चुके हैं, बाहर से 3 इलेक्ट्रॉन लूज हो चुके हैं, 3 इलेक्ट्रॉन लूज हो चुके हैं, 3 इलेक्ट्रॉन लूज, तो साइज़ कितना बहुत कम हो गया होगा, ठीक है ना, साइज़ कितना बहुत कम हो गया होगा, बिकॉज आउटरमोस्ट शेल से इतने इलेक्ट्रॉन लूज हो गए, तो भाई साइज़ क्या हो गया, कम हो गया होगा। तो मैग्नीशियम से 2 हुए, सोडियम से कितना हुआ, 1 और सोडियम का क्या हो गया, सबसे बड़ा साइज़ हो गया। देखिए ये पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और ये वाला चीज़ सोडियम, एल्यूमिनियम, ठीक है ना, एल्यूमिनियम का आयन, तो ये वाले क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना। देन देखिए और कौन सा सवाल है, देखिए ये वाला होल्मियम की कॉन्फ़िगरेशन, होल्मियम की कॉन्फ़िगरेशन देखनी है। इधर देखिए HO+3, मैंने आपको होल्मियम की कॉन्फ़िगरेशन बताई थी, वो क्या बताई थी मैंने आपको, 4F11 और 6S2, ठीक है ना, 4F11 और 6S2। तो इधर आगे कौन सा नोबल गैस, मैंने क्रिप्टॉन बताई थी, क्रिप्टॉन बताई थी, है ना, क्रिप्टॉन बताई थी नोबल गैस, क्रिप्टॉन थी, मेरे को भी शायद देख लूँगा मैं इसको, मेरे को भी याद भूल रहा है, ठीक है ना, शायद क्रिप्टॉन ही थी। तो ये वाली चीज़ क्रिप्टॉन बताई थी, इधर 4F11 और इधर 6S2 बताई थी कॉन्फ़िगरेशन इसकी मैंने, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर इसका इन्होंने दिया हुआ है 67 दिया हुआ है, तो भाई इधर से आपका क्वेश्चन कैसे निकल जाता। तो अभी HO+3 पूछा हुआ है, +3 का मतलब होता है 3 इलेक्ट्रॉन लूज करवा देना, 2 इधर से करवा दिया, 2 S से करवा दिए, 1 इधर से करवा दिया, तो कितना हो गया 4F10 नहीं हो गया, 4F10 ही है, तो आंसर था, बस यही तो आंसर था, बस ये वाले क्वेश्चन थे, ठीक है ना, ये वाले क्वेश्चन थे। तो बहुत ज़्यादा आसान है, बस आपको चीज़ करनी क्या है, देखिए IIT JEE ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ बंदों ने वो बनाया हुआ है, वो डिफिकल्ट है, ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है। बस आपने जो जब कंसेप्ट सारे पढ़ लिए, जब आपके सारे चीज़ें क्लियर हो गई, उसके बाद आपने कोई भी एक अच्छी सी बुक ले लेनी है प्रीवियस ईयर जिसमें दिए हों अच्छे से टॉपिक वाइज, तो आपको क्वेश्चन हो जाएंगे, तो आपका JEE में भी जब जाओगे पेपर देने तो आपका सारा काम हो जाएगा। ओके, थैंक यू।